नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कार्यक्रम का आगाज करने से पहले महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, उनको हम आज उनकी जयंती है, और लाल बहादुर शास्त्री, उनकी भी आज ही जयंती है। दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ साथ मुश्ताक बुखारी, जो एक पहाड़ी नेता थे, उनका देहांत हो गया है। उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। और साथ साथ आपको बताते चले, अपने कार्यक्रम का आगाज करने से पहले आपको बता दूं कि एक ऐतिहासिक चुनाव है। 2024 के ऐतिहासिक चुनावों का मतदान हो गया। 3 चरणों में मतदान हुआ। अब इंतजार है ऐतिहासिक रिजल्ट का, जो रिजल्ट 8 अक्टूबर को आना है। इस चुनाव के दौरान बहुत सारे मुद्दे आए। 370-35 से राज्य का दर्जा दिया जाना, कश्मीरी पंडितों की वापसी, भ्रष्टाचार, फिर जम्मू। लास्ट में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू का कार्ड खेला, और उससे पहले डेली वेजर्स, मीटर्स और ना जाने क्या क्या, महाराजा, राजाओं, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, ST, ST, इन सब का चर्चा की गई। लेकिन ये ऐतिहासिक इसलिए है विधानसभा के चुनाव कि हम सब जानते हैं कि पहली बार जम्मू कश्मीर में एक झंडे, एक संविधान के तले चुनाव होने जा रहे हैं। पहली मर्तबा वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को राइट मिला है कि वो अपने वोट का अधिकार, यानी मताधिकार का इस्तेमाल करके अपना नुमाइंदा चुन सके, अपनी पसंदीदा नुमाइंदा चुन सके। वाल्मीकि समाज के साथ भी, गोरखा बिरादरी के साथ भी पहली बार ऐसा हो रहा है। इसलिए इसको ऐतिहासिक चुनाव कहा जाता है। चुनाव मुकम्मल हो गया, 3 फेजेस में हुआ था, और तीसरे फेज में भी काफ़ी अच्छा मतदान रहा है। 66% से ज़्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। उधमपुर में सबसे ज़्यादा 73.72% हुआ है। बारामूला में सबसे कम 57%, ये भी अपने आप में बहुत है। 57% बारामूला में होना, ये भी आपने। बांदीपोरा में 65 हुआ है, और जम्मू में 68.10 हुआ है। सांबा में 73.45% मतदान हुआ है। कुपवाड़ा में 62.76% मतदान हुआ है। लेकिन मतदान के साथ साथ हम आपको बताते चले कि अर्बन एरियाज में पोल परसेंटेज कम रहा है 2014 के मुकाबले में। आपको बता दें कि जम्मू प्रोविंस की 24 सीटों पे मतदान हुआ था। 24 सीटों में से 22 सीटों में पिछले, यानी 2014 के आखिरी, जो इससे पहले चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें से 22 ऐसे विधानसभा हल्के हैं जिसमें पिछले 14 से 2014 के मुकाबले में कम परसेंटेज पड़े हैं। अगर हम सिर्फ छंब और चनैनी की बात करें, छंब में 2% ज़्यादा पड़ा है, और चनैनी में 1% ज़्यादा मतदान हुआ। इसको कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब हम कम का आंकलन करते हैं, तो अर्बन एरिया में जब पोल परसेंटेज कम होता है तो चिंताएं और भी बढ़ जाती हैं। बाहू की बात करूंगा मैं, तो 2014 में, इसको पहले गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाता था, 65.28 वोट पड़े थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वक्त 62.3% कम पड़े हैं। अगर मुद्दों की बात करें, धारा 370-35 से कश्मीरी पंडितों की वापसी, डेली वेजर, सुरक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, VDG और SPOs की बुनियादी सुविधाएं, राज्य का दर्जा, बिजली, पानी, शांति व्यवस्था, ये सारे मुद्दे रहे। लेकिन कुछ मुद्दे डिरेल के भी हो गए। जैसे हम जानते हैं कि पहाड़ी बकरवाल की बात करें, उनको ST का दर्जा देना, फिर राजनीतिक आरक्षण देना, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट था। इस फैसले का कितना लोकसभा में, तो खैर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। अब विधानसभा के चुनाव में कितना इम्पैक्ट पड़ता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब हम चर्चा शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से चर्चा शुरू करनी चाहिए। और मैं आपको बताते चलूँ, एक्सट्रीम राइट में मेरे साथ खड़े हैं सोहित शर्मा, PDP से ताल्लुक़ रखते हैं। सोहित जी, आपका स्वागत है। बलदेव बिलोरिया, फॉर्मर डेप्यूटी मेयर हैं, BJP से बड़े नेता हैं, आपका भी स्वागत है। इस साइड मेरे राजीव सराफ जी हैं, और साथ साथ में शेख बशीर जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। सवाल यह है कि पोल परसेंटेज, बशीर साहब आपका बड़ा तजुर्बा है, पोल परसेंटेज अर्बन एरिया में कम होना किस बात का संकेत है, क्योंकि आपका तजुर्बा है? देखिए विनोद जी, आपने बहुत से इश्यूज़ को टच किया, जिसमें आपने इब्तिदा में बड़ी चीज़ें बात की कि 2014 के मुकाबले में ओवरऑल पोलिंग अच्छा हुआ है, और बहुत अच्छा हुआ है। और जो आपने ये कहा कि अर्बन एरियाज़ में कम हुआ है, तो इसके जो वजूहात हैं वो मैं समझता हूँ कि अर्बन एरियाज़ में 10 साल के बाद ये चुनाव हुए हैं, और 10 साल में जो रूरल एरियाज़ हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। इसलिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो रूरल एरियाज़ हैं, उन सब का पैसा
या तो लाल चौक में लगा दिया गया या रघुनाथ मंदिर के आसपास लगा दिया गया। और जितने भी आपके एरियाज़ हैं, चाहे कश्मीर में हैं चाहे जम्मू के अंदर, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। वो लोग इस बात का बेसब्री से इंतज़ार करते रहे कि कब चुनाव होंगे ताकि उनको मौका मिले, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें जी। और वो ये बताएं कि वो जो रोष है उनके जहन में उसका वो। चलिए बशीर साहब, मैं बलोरिया साहब के पास आता हूँ। बलोरिया साहब एक बड़ा तर्क दिया है, बशीर साहब ने तर्क दिया है कि जो रूरल एरिया का पैसा था आपने लाल चौक में और रघुनाथ बाजार में लगा दिया है, और वो अपनी नाराज़गी व्यक्त करने के लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपना वोट कास्ट किया। लेकिन अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैंने बताया था कि 24 सीटों में यहाँ पर चुनाव था, आखिरी चरण में 24 सीटों पे जम्मू प्रोविंस में चुनाव था, जिसमें से मात्र 2 ही ऐसे सीटें हैं जिसमें ज़्यादा मतदान हुआ 2014 की तुलना में। बाकी 22 सीटों पे कम मतदान हुआ। लेकिन बशीर साहब ने अपना तर्क दिया है कि आपने सारा पैसा लाल चौक और रघुनाथ मंदिर में लगा दिया, इसलिए ग्रामीण हलकों के लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और अपना वोट कास्ट किया। कितनी सच्चाई है? धन्यवाद विनोद जी। जी, चुनाव की सरगर्मी और ऐतिहासिक चुनाव के बाद हम लोग आपस में बात करने का मौका मिला। बशीर साहब जो कह रहे हैं, इन्होंने जबकि एमएलसी रहे हैं, इनकी सरकार रही है, इन्होंने काफ़ी देर सरकार में काम किया है, इनके समय में होता था उधर के पैसे काट के उधर लगा दो, गांव के शहर में लगा दो, लगाए नहीं लगाए तो भ्रष्टाचार भी कर दो, तो कोई पूछने वाला नहीं होता था। आज के समय में 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, हमने डिजिटल और डीबीटी जो पेमेंट्स की है, जो पीछे से पैसा आता है वो पैसा जिस काम के लिए पर्टिकुलर आता है उसी काम पे लगाना पड़ता है, दूसरी जगह पैसा जाता नहीं। जो अर्बन एरिया है उसके लिए अलग स्कीम्स होती हैं, जो रूरल एरिया है उसके लिए अलग स्कीम्स होती हैं। रूरल एरिया के लिए जो जल जीवन मिशन का प्रोग्राम आया है, हज़ारों और करोड़ों रुपया पैसा जो लोगों को घर घर पहुँचाने के लिए दिया है वो गाँव में दिया है। सैकड़ों गाँव में बिजली जो 14 के बाद पहुँचाई है वो गाँव के लोगों को पहुँचाई है। तो शहर में जो पैसे आते हैं, अमृत की स्कीम आ गई या दूसरी स्कीम है उसके लिए आता है। शहर में भी एक स्कीम का पैसा जो आएगा वो दूसरी जगह पैसा नहीं लिख सकता। इनके दिन अब वो ख़त्म हो गए कि पैसा आया जेब में तो जहाँ मर्जी डाल दो, ऐसा नहीं होता। आजकल ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं इनको कहना चाहता हूँ आज बड़ा ऐतिहासिक चुनाव हुआ है और इस चुनाव में लोग अपना जो वर्डिक्ट है वो दे बैठे हैं। मशीनों में 8 तारीख खुलेगा, लेकिन चुनाव जो कम चुनाव शहर में हुआ है और कहते हैं कोई बहुत ज़्यादा प्रतिशत का वो आंकड़ा ऐसा नहीं है, कहीं 1% 2% का है कहीं पे। मैं गांधीनगर की बात करूंगा 5% है, जम्मू ईस्ट की बात करूंगा ये 4% है, जम्मू वेस्ट की बात करूंगा तो ये लगभग 4 और 3 7% है, जम्मू नॉर्थ की बात करूंगा तो 2% है। ये मेरे पर बिल्कुल जम्मू शहर में जो चुनाव था, जम्मू शहर के चुनाव जो 24 सीटों की बात कर रहे थे, तो लग रहा था कि कहीं एक आध सीट को छोड़ के कहीं अपोजिशन है ही नहीं जी। जो वोटर था अपोजिशन का, बहुत सारे वोटर्स ने तो बीजेपी के लिए वोट डालने आए, लेकिन दूसरे वोटरों में हमें भी सारे गुम्मा, उनको वो उत्साह नहीं था वो वोट डालने का। उनको जो मोदी के विरोधी कह लें या दूसरे लोग कह रहे, उन लोगों ने वोटिंग कम की है। जो हमारा आंकलन है, भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर था, जो देने वाला था, वो वोट पूरा पड़े हैं और अच्छे तरीके से वोट पड़ा है। चलिए हमारे साथ सांबा से, मैं आपके पास लौटता हूँ, आपके पास आऊँगा वापस। सांबा से हमारे साथ ऋषि खजूरिया हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऋषि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऋषि, ईवीएम स्ट्रांग रूम में चली गई हैं, अब 8 तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, धड़कनें तेज़ हो चुकी हैं हर कैंडिडेट की। लेकिन आपके सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, 3 सीटें थी, इसमें भी पोल परसेंटेज 2014 के मुकाबले कम हुआ है। कारण क्या है? सांबा में 75% हुआ था, 2014 में 72 हो गया है। रामगढ़ नई बनी है, पहले भी थी, उसमें 75.18 था, अब 72.25 रह गया है। और विजयपुर में 78 से 76, 2% कम हुआ है। ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में भी पोल परसेंटेज 2014 के मुकाबले कम होना, लोगों में उत्साह रहता है कि 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, तो खुल करके अपना रोष व्यक्त कीजिए, अपनी खुशी व्यक्त कीजिए और अपने वोट के अधिकार से आप चोट दीजिए।
बिल्कुल विनोद जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हालांकि जब हमने सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी, रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी और विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जब हमने कल जाकर देखा तो वहां पर उत्साह में कोई कमी नहीं थी। तमाम वोटर्स अपने घरों से निकले, फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, यंग वोटर्स हो, बुजुर्ग वोटर्स हो, हर वर्ग के वोटर ने आप पहुंचकर अपना वोट जो वो कास्ट किया है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पहले के मुकाबले इस बार जो वो 2 से 3% वो ये आंकड़ा नीचे जरूर आया है। हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात कर ले तो यहाँ पर सांबा में अच्छा खासा पोल परसेंटेज हमें देखने को मिला, लगभग 80% के आसपास। लेकिन इस बार ये आंकड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे आया है। इसके पीछे कारण एक ये भी है कि जो लोकल इश्यूज है, लोकल इश्यूज को लेकर शायद लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि लोकल लोग हैं, क्या हमको वोट दे नहीं, इस तरह के मन में जो सवाल है ये पैदा होते हैं। कई बार हमने देखा कि इस तरह से वोट जो कर देते हैं डालने के लिए वो पोलिंग नहीं पहुंच पाते हैं। इसी वजह से शायद ये ऐसा लग रहा है कि ये आंकड़ा जो विधानसभा गया है। लेकिन फिर भी मैं रामगढ़ को लेकर मैं बताना चाहूंगा, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो यहाँ से 75% के आसपास जो ये आंकड़ा सामने आया है वोट परसेंटेज का, फिर भी अच्छा माना जा रहा है। हालांकि इस इलाके के इश्यूज को लेकर बात करें या फिर कैंडिडेट्स को लेकर बात करें तो थोड़े से सवाल उनको लेकर भी लोगों के मन में जरूर थे। शायद यही वजह है कि ये थोड़ा सा आंकड़ा नीचे आया है। वहीं विजयपुर की बात कर ले तो सांबा जिला में विजयपुर वाहिद एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पर सबसे ज्यादा मतदान काउंट हुआ है। तो लोकल इश्यूज हैं, लोकल कैंडिडेट्स हैं, शायद इसी को लेकर लोग ये भी सोचते हैं कि अगर जो कुछ इसमें रिलेशंस भी आ जाते हैं तो शायद वही वजह है कि ये तो थोड़ा सा वोट परसेंटेज है ये डाउन आया है इस बार सांबा जिला में। ऋषि, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, आरोप लगते रहे बीजेपी पर कि डिलिमिटेशन कमीशन को सारी डायरेक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाती रही, क्या ऐसी काटपीट की गई है कि जिससे बीजेपी के कैंडिडेट को लाभ मिले और क्या नतीजों में इसका लाभ मिल सकता है? ये कांग्रेस आरोप लगा, विपक्ष समूचे विपक्ष आरोप लगाता रहे, क्यों? जी देखिए, कुछ इसमें ऐसे एरियाज हमने देखे हैं जो कि टेरेन के हिसाब से देखें तो वो उस इलाके में फॉल नहीं करते, लेकिन फिर भी डिलिमिटेशन कमीशन ने जो ये एरियाज उसमें पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में डाले हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि जो अगर नेशनल हाईवे की पकड़ आप ले लें टुवर्ड सांबा से कठुआ की तरफ, तो जो दियानी का इलाका है ये रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, उसके आगे के इलाके जो है वो सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। तो ये भी एक फैक्टर रहा है। जो रामगढ़ के लोगों का ये कहना है कि क्या कुछ चीजें इसमें ध्यान में रखकर ये डिलिमिटेशन जो वो की गई है, और उसी को लेकर ये आरोप जो वो कांग्रेस पार्टी ने तो लगाए, लेकिन वहां के कुछ लोगों ने भी ये आरोप लगाए हैं कि क्या कुछ क्राइटेरिया ध्यान में रखकर ये डिलिमिटेशन जो वो किया गया है, हदबंदी की गई है। शायद ये तमाम इलाके जो पर्टिकुलर जिस एरिया में फॉल करने चाहिए थे वो वहां पर फॉल नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉल कर रहे हैं। तो ये आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन ये तो डिलिमिटेशन कमीशन ही बता सकता है कि क्या कुछ क्राइटेरिया ध्यान में रखा गया है। पटवार हल्के आते हैं, न्याप्ते आते हैं, पंचायतें आते हैं, तो ये कहां पर जो इसका लिंक जुड़ता है, शायद उसी हिसाब से ये जो डिलिमिटेशन है ये किया गया है। ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे संवाददाता सहयोगी सांबा से ऋषि खजूरिया, और मैं सीधा चलता हूँ अपने राजीव श्राफ जी के पास जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। राजीव श्राफ जी, आप इसको कम पोल परसेंटेज को कैसे आंकते हैं, आपका क्या आंकलन है? धन्यवाद विनोद जी। जहाँ तक मुझे लगता है कि लोगों का मन जो है ना बीजेपी के वादों से भर गया था। जम्मू के कई इश्यूज थे, स्मार्ट मीटर, डिजिटल मीटर, रोड की कंडीशन, बिजली पानी की समस्या, लगातार पावर के कट, और जिस तरह से इन्होंने मतलब कई इलेक्शनों में बड़े बड़े वादे किए थे, तो मुझे लगता है वहाँ से लोगों का मन जो था ना शहर वालों का, वो और इस पर नहीं था। क्योंकि जब बड़े बड़े सेंटर में बैठे हुए लीडर वादे करें, और 370 जो हमारी स्टेट जो थी विशेष दर्जा, वो भी एक कारण रहा लो परसेंटेज। कांग्रेस चाहती है 370 वापस मिलना चाहिए। बोलिए, खुल के बोलते नहीं है। कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है 370 पर अपना स्टैंड नहीं क्लियर करते हैं। देखिए विनोद जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का उसमें वर्डिक्ट आ चुका, उसमें हमारे यहाँ बात करने का कोई मतलब नहीं है। कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट की उसमें एक वर्डिक्ट आया हुआ है। हम ये कह रहे हैं हम स्टेटहुड बनाएंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लोगों की नौकरियां और जमीनें सुरक्षित करेंगे। कैसे देंगे स्टेटहुड? हम कह रहे हैं, बलदेव जी पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, आप क्षेत्र में नहीं, आप कहते हो हम स्टेटहुड देंगे। आपके पास आपको पता होना चाहिए कि स्टेटहुड देने के लिए असेंबली से बिल जाएगा
केंद्र सरकार के पास जाएगा। केंद्र सरकार 5 साल के लिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बन गया, तो आप स्टेटहुड कैसे देंगे? आप लोगों को गुमराह क्यों करते हो? ये गलत बात करते हो। अब कैसे करेंगे? आ गया तो फिर बोलो नरेंद्र भाई मोदी जी करेंगे ना, सेंट्रल देश के प्रधानमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। आप लोगों को गुमराह करते हो। लोगों को जो काम आप कर नहीं सकते, नहीं मेरा बोल क्या था, मैं कहता हूँ जो काम आप कर नहीं सकते, जो आपके प्रेरोगेटिव में नहीं है, जिसका आपके प्रेरोगेटिव नहीं है, जो काम आप कर नहीं सकते, लोगों को गुमराह क्यों करते हो? लोगों को उस काम करने के लिए क्यों कहते हो? आप वो वादा करो। हमारा वादा है, देखिए पार्लियामेंट इलेक्शन खटाखट लाख रुपया किया, 2 लाख रुपया नहीं मिला। हमने तो ऐसी वादा ही नहीं कोई किया। जहाँ ऐसा वादा करना था कि जब हमारी केंद्र में सरकार बनेगी, हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, तो तब हम जाके स्टेटहुड देंगे, तो तब भी बात समझ जाते। आप बोलते हैं हमारी सरकार आते ही, आप बोलते हैं सरकार आते ही हम स्टेटहुड देंगे, तो कैसे देंगे? मुझे बताओ ना, मुझे बताओ, लोग सुन रहे हैं। आपने मान लिया लोग नहीं, आपकी सरकार आने, हमने पहले कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है, और हम स्टेटहुड देंगे, हमने कहा है। मेरी बात सुन लो एक मिनट। स्टेटहुड के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि स्टेटहुड हम इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन के बाद स्टेटहुड देंगे। हमने कहा है हमने स्टेटहुड देनी है, वो तो समझ आ गई। जो चीज आपके पास है ही नहीं, जो चीज आपने देनी कैसे, मुझे बताओ ना। पहले हमने कहा है स्टेटहुड देंगे, हमने देनी है इलेक्शन के बाद, नरेंद्र भाई मोदी ने वादा किया, हमने आपकी जिस दिन ड्यूटी बनाई थी भारतीय जनता पार्टी का, उस दिन से स्टैंड है कि हमने इलेक्शन करवानी है और उसके बाद स्टेटहुड देनी है। लेकिन आप लोगों को कह रहे हैं हम देंगे, कैसे देंगे? जो आपके पास है ही नहीं, जो आप कर ही नहीं सकते। हम करते ना, वो हमने पार्टी सोनिया गांधी को नहीं पूछना क्या करना है, हमारे जो करना है हमने वो करना है, वो आपकी मर्जी नहीं करना, लेकिन आपको पूछ के नहीं देना। बट आपके पास जो चीज है ही नहीं, जो चीज आप कर ही नहीं सकते, वो लोगों को गुमराह क्यों करते हो? कहाँ करेंगे? तो फिर ऐसे बोलो ना, फिर लोगों को गुमराह करने वाली बात है ना। देखो जो बोल रहे हैं लोग जाने वो जाने, तो लोगों को बेचारों को बेवकूफ बनाना क्यों बनाना? लोगों को गुमराह क्यों करना? मुझे ये बताओ। उनको बोलना था गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बुलोरिया साहब, गलत बात है। सोहित जी के पास आने से पहले एक सवाल बुलोरिया साहब से जानना चाहता हूँ। बलदेव बुलोरिया जी, क्या बताएंगे कि अगर नॉन बीजेपी की सरकार आती है तो क्या स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया जाएगा? इस पर आप भी जरा अपना स्पष्ट कर दीजिए। बिल्कुल कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। उन्होंने 370 तोड़ने के लिए कहा, तोड़ा। राम मंदिर की बात की, कही। इनके जैसे ठगा वाली बात नहीं करते, लाख रुपया खाते में आएगा, नहीं आया। 15 लाख आ गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा, मेरी बात सुनो, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी सरकार बनेगी। देश के प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि हमारी सरकार बनेगी तब हम स्टेटहुड देंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव के बाद स्टेटहुड मिलेगा, चाहे सरकार हमारी ही आनी है, लेकिन देंगे। सोहित जी को समय नहीं मिला है। सोहित जी, आप ओल्ड सिटी में रहते हैं, हार्ट ऑफ द सिटी में रहते हैं, और आप कल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की एक सक्रिय कार्यकर्ता के नाते आप हर पोलिंग स्टेशन में गए भी हैं। क्या कारण लगता है आपको पोल परसेंटेज शहर के अंदर, अर्बन एरियाज में? धन्यवाद विनोद जी। सबसे पहले फिर एक बार मैं सुप्रीम कोर्ट का थैंक्स करना चाहता हूं कि उन्होंने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया, जो कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो गए और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुए। सरकार तो कराती इलेक्शन, देखिए वो किसका थैंक्स कर रहे हैं शांतिपूर्ण कराने के लिए? वो तो भाजपा का रहता है। सरकार भारतीय जनता पार्टी भी होता, वो तो इलेक्शंस करवाते नहीं जी। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, तभी जाकर ये इलेक्शंस हुई है। नहीं तो अगर भारतीय जनता पार्टी में होता, वो तो 1.5 साल से तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन की इलेक्शन से नहीं हो पाई, सरपंच पंच की इलेक्शन से नहीं हो पाई। पहली बात आप कह रहे हैं कि जो कम परसेंटेज का जो आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी इन्होंने जो जम्मू कश्मीर की जनता को नुकसान दिया है वो है हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारा लैंड सेव एक्ट, जिसके लिए कभी भी जम्मू कश्मीर की जनता इनको माफ नहीं करेगी। डोगरा सर्टिफिकेट किसने खत्म किया? आप दूसरा दरबार मूव, जो जम्मू कश्मीर को एक प्यार मोहब्बत का एक रास्ता दिखाया करता था, लेकिन वो भी आपने बंद कर दिया। आज वो समय आ गया कि हमारे जितने व्यापार है जम्मू के सब खत्म होने लगे हैं।
होटल तबाह हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आंखें बंद कर बैठी हुई है। ये कारण रहा है, भ्रष्टाचार तो है ही है, एसआई का स्कैम, फा का स्कैम, सब भूल के क्या, अरे कोई नहीं भूला, जम्मू का नौजवान कोई नहीं भूला, वो सब जानता है जिस तरह से आपने एपटेक कंपनी को जम्मू में लाया था और किस तरह से नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया था, ये कोई नहीं भूला। फिर हीलिंग टच भी कोई नहीं भूला, उग्रवादियों को नौकरी देना वो भी कोई नहीं भूला। कोई फायदा नहीं, बिल्कुल आतंकवादियों के रिश्तेदारों की नौकरी, आतंकवादियों को नौकरी देना कोई नहीं भूला। जनता कोई नहीं भूली है, नहीं भूली ना, ये बहुत बड़ी आप लोगों ने आतंकवादियों को नौकरी देना कोई नहीं भूला। जनता को दरबार मुंह बंद कर दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी, भ्रष्टाचार का हवाला भी दे रहे हैं। हर हाल में जो भी है, मुझे पूरी उम्मीद है जम्मू की जनता से, जम्मू की जनता बहुत अच्छे ढंग से, पूरे विश्वास से, मुझे पूरी उम्मीद है इसका 8 अक्टूबर को बहुत अच्छे ढंग से फैसला आएगा और भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि ये कहां पे stand है। क्या कि आप जबरदस्त इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन आपको दुत्कार देते हैं, इस खिड़की से उतार देते हैं। आपने तो यहाँ तक सरेंडर कर दिया कि हमारा मैनिफेस्टो मान लो। एक बार कहता हूँ, हमारा मकसद था भारत की संविधान की सुरक्षा करना। क्या बात है, वो वाह वाह, वो ये बात कह रही है तो बहुत बड़ी बात कांग्रेस के साथ मिलकर भारत के संविधान की सुरक्षा की है। रही जम्मू कश्मीर की बात, अरे आने वाला समय जम्मू कश्मीर की जनता का होगा और इसकी सुरक्षा के लिए जो कुछ पीडीपी को चलिए बशीर साहब हमारे सीनियर सहयोगी, बशीर साहब आपसे जानना चाहता हूं, वो आपके गठबंधन पर पहले ही सवाल उठाए जा रहे हैं, खुद उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि राहुल गांधी को यहाँ प्रचार करना चाहिए, वहां कर नहीं रहे हैं। देखिए, गठबंधन जब हुआ तो पहले इंडिया अलायंस हुआ। इंडिया अलायंस जब हुआ तो उसमें फारूक साहब पेश थे, और इंडिया अलायंस का फायदा ये हुआ कि जब मोदी जी ने गुप्कार अलायंस का जिक्र नहीं करेंगे, एक मिनट, वो भी करूंगा, पहले ये कंप्लीट करने दीजिए। इंडिया अलायंस जब हुआ तो इंडिया अलायंस को इन्होंने कहा कि ये घुसपैठियों का अलायंस है, बीजेपी ने, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने नारा दिया 400 पार, मोदी जी ने नारा दिया 370 पार। अब 370 पार तो क्या होना था, 240 से क्रॉस नहीं कर गए, और मोदी जी को वो चीज करनी पड़ी जो वो करना नहीं चाहते थे। 56 इंच की छाती है वो सुकड़ गई। आ जाइए दूसरी चीज पर, अलायंस, उस अलायंस ने ये दिखा दिया पूरे इंडिया के अंदर दिखा दिया, महबूबा भी हार गई, उमरदुल्ला जी भी हार गए। उस अलायंस ने ये दिखा दिया कि मोदी जी को वो जो 2019 और 2014 का मैंडेट था नहीं दिया। यहाँ से बीजेपी को सबक सीखना चाहिए कि लोगों का मिजाज क्या है। जम्मू कश्मीर के चुनाव ये कराना नहीं चाहते थे, ये मैं शोएब साहब के साथ इत्तेफाक करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि सितंबर से पहले चुनाव कराए। अब जब कराए हैं, वोटिंग हुई है, हम बात कर रहे हैं, और मुझे याद है इस इलेक्शन से पहले भी आपने यहाँ डिबेट की थी, हमने उस वक्त कहा था जब 400 पार की बात हो रही थी, जब 370 की पार की बात हो रही थी, तो आज मैं जानता हूं अलायंस हुकूमत बनाएगी। अलायंस हुकूमत जब बनाएगी, मैं आपको एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अब जो मुद्दे आपने बड़ी बात की, बीजेपी ने मुद्दा जो इनका था बेरोजगार नौजवानों का था, उसको टच नहीं करते, महंगाई का टच नहीं करते। जम्मू के अंदर पहली दफा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं मैं तो जश्न मनाने आया हूं। मुझे लगता है वो जोशी है, या इतना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके ऊपर बैठ गए हैं कि मोदी जी यहाँ पर उसमें कह रहे हैं कि मैं जश्न मना लोगों के मैंडेट। एक सवाल तो बनता है कि एक सवाल जब उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो एक अगर चीफ मिनिस्टर बन भी गया तो चपरासी भी चेंज नहीं करवा पाऊंगा, तब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा ये उम्र की अपनी बात है, मैं तो हर एक चीज की अपनी बात। उसके बाद दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कहता हूं हम 4 भी नहीं लड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। जब फैसला किया पार्टी ने उमर साहब ने मान लिया। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ये सारी चीजें जब हम बात कर रहे हैं तो 2 चीजें सामने आती हैं कि जब बीजेपी ये कहती है कि जम्मू कश्मीर हमने नया बनाया, सब कुछ ठीक है, तो फिर इनको गलियों में घूमने की क्या जरूरत पड़ी। और आज जो आप कह रहे हैं कि सिटीज के अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर वोट कम पड़ा, इसलिए कम पड़ा कि अर्बन एरियाज के अंदर लोग जो हैं
वो पिसेगी है नंबर 1 किस पर। चलिए मीटर- लोग नहीं, रूरल में लोग खुश है ना बीजेपी से। रूरल में भी नहीं खुश रूरल है, में खुश- रूरल में इनका वो क्या कम छोड़ पड़ा दिया? वो भी खुश नहीं रूरल है, एरिया- सुनिए, ज्यादा पड़ा वो भी खुश नहीं है। अब आपको आपके ऊपर आप- सारे खुश हैं। मेरी बात सुन लीजिए जी। ना, आप इंतजार करिए, 8 तारीख को पता चल जाएगा सब इंतजार कुछ क्या है। करिए। अगर आपको पता था कि सब कुछ ठीक है तो आप गलियों गलियों में कैसे चलिए घूमे? चलिए मैं चलिए आपको जवाब अब देता हम हूं। आपको बताते मैं हैं बोलूं, इलेक्शन मैं बोलूं। कैंपेन में जितना गंदा नाच, जितना जी। नंगा नाच बीजेपी ने किया, सबने और किया। इस हमाम में सभी के सभी नंगे थे, इसमें विनोद किसी जी, ने विनोद कोई जी, गुंजाइश एक नहीं मिनट, रखी। मैं इनकी बात बताता हूँ। जी सबसे पहले तो जो इनकी अलायंस की बात की, इनका अलायंस कहीं जमीन पे नहीं था। जब नहीं खुश होना चाहिए आपको। मैंने डोडा में भी You should देखा, be happy. मैं डोडा का प्रभारी था, मैंने जम्मू में भी प्रचार किया। अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। इनके सारे लोग आपस में लड़ रहे थे, कोई लोगों के साथ नहीं था, नो आपस में नहीं था, ये लड़ रहे थे। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिम्मत नहीं पड़ी प्रचार करने की, जहाँ पे जी कैंपेन करने कांग्रेस के कैंडिडेट का नहीं आए, तो इसको चुनाव कहाँ से लिखता आपको दिखता कि इनका वो है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने करवाई, हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवाई, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कभी भी हम 5 चुनाव साल के लिए क्यों नहीं तैयार कराए? हैं। 5 कुछ साल, काम थे, 5 अगस्त 2019 के बाद क्यों नहीं डिलिमिटेशन चुनाव का कराए? काम इसका था, जवाब दूसरे दीजिए। काम थे, सारे काम 5 खत्म साल करने के तक बाद डेमोक्रेसी का उन्होंने accountability क्यों कोर्ट में बनी? पूछा तो उन्होंने कहा सितंबर तक कराएंगे। हाँ। लेकिन अगर इसी जगह कांग्रेस और एनसी होती, इंदिरा गांधी के खिलाफ एक कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उन्होंने इमरजेंसी इंदिरा लगा गांधी जी आ दी, गई। इमरजेंसी वो लगा कहाँ दी जवाब दे बेचारी? थी। इनकी प्रवृत्ति ऐसी है, कांग्रेस ही कह रहा हूँ, बताऊं क्या ये कांग्रेस ही इतिहास हुआ में है, जाएंगे जाएंगे ना, ये इतिहास प्रेजेंट से की होता बात है। नहीं करेंगे, आपके इतिहास को आपके याद करके आपके ये आपके ये आपके वही हिसाब करेंगे। मेरी बात सुनो, इतिहास में ये आपके हुआ, कर्म ये आपका हमने पीछा ये नहीं किया। छोड़ेंगे, नहीं इतिहास में छोड़ेंगे। ये हुआ, हमने ये आपने किया। अरे भाई, आपने आज मीडिया को पाला है तो दो पाला है, साल तक क्या मीडिया कर रहे को पाला है तो हो? पाला है, चलिए, वो थोड़ी बात है, चलिए, चलिए, नहीं वो बात कर रहे हैं। आप बातचीत करिए। देखो बलदेव आप जी, बोले, बलदेव जी, इस मेरी बोलने दो, अब एक मिनट, आप एक बोलेंगे मिनट। हमारे पाप जो हैं वो मिट जाएंगे, उनकी कोई चर्चा नहीं करे, आप हर के तो हैं। जो पॉसिबल नहीं है, आप करो ना हमारे पापों की चर्चा, एक ऐसा मिनट, कुछ बात एक नहीं मिनट, एक है। मिनट। दूसरा मैं कह रहा मैं हूँ, टोकना उमर चाहता हूं। पापों जी, की मैं चर्चा टोकना चाहता हूं। करें। एक मिनट, उमर अब्दुल्ला जी, अब मेरे मित्र कह रहे हैं कि मोदी जी 400 पार की बात करते नहीं, हैं। हाँ, हम किया। इलेक्शन में थे, हमने 400 पार का नारा घुसपैठिए दिया कहा, वो दिया, तो पार्लियामेंट में सारे लेकिन घुसपैठिए हैं। लोगों ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाया, ये भी तो कोई छोटी बात नहीं है। बस तीसरी जाएंगे, बार आपका बने हैं, रिवर्स गियर बन गया। इनको बोलो फिर मत करो। इतिहास बना है, इतिहास बना मैंने कहा है। इतिहास ये मोदी भी जी ने बनेगा। मोदी जी ने ये भी कहा था, इतिहास ये भी बना के मुल्क को आप भेज दिया। दूसरी बात सुनो, इतिहास मोदी ये जी भी ने बना। जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा था, इन जिन 3 कोई चीज परिवारों बची ने नहीं है देश जिसको को बेचा लूटा नहीं है, इन 3 परिवारों को निकार दो। और मोदी जी की बात मान के कश्मीर के लोगों ने इतिहास ये भी महबूबा बना के मुफ्ती जी को फाइनेंस भी हराया, मिनिस्टर के खिलाफ FIR उमर अब्दुल्ला दर्ज हो जी गया। को भी हराया, और कांग्रेस को भी मुंह नहीं लगाया। वही उसका नतीजा आ जाके चलिए, उमर अब्दुल्ला जी बलदेव कह रहे बलदेव चुनाव जी, नहीं बलदेव जी, लड़ना। हमारे साथ आज चुनाव हमारे दूसरे से लड़ रहे हैं, राजीव उनको जी, यकीन ही नहीं है। बलदेव जी हमारे साथ जमशीद जुड़ चुके हैं। जमशीद राजौरी से हमारे सहयोगी हैं। जमशीद आज मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी विनोद जी। जमशीद, बड़ा फैक्टर था एसटी को राजनीतिक आरक्षण देना और पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देना। ये कितना इम्पैक्ट डाल पाया है इस विधानसभा के चुनावों में, क्योंकि ज्यादातर सीटें ये ट्विंस डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी में आरक्षित रखी गई है। विनोद जी बिल्कुल, अगर इसका असर जहां तक हम देखें, हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर हम चले जाते हैं 2014 में, पहले बात करते हैं 2014 में पहली बार हिस्ट्री में राजौरी से 2 सीटें बीजेपी जीतकर सामने आई थी। उससे पीछे अगर हम चले जाएं तो बीजेपी का नाम लेने वाला भी पीर पंचाल में कोई देखने को नहीं मिलता था। मगर 2024 के इलेक्शन एक नई चीज हम देख सकते हैं कि जहां सभी 8 की 8 सीटों पर इस वक्त बीजेपी कंटेस्ट और 8 की 8 सीटों पे वो इस वक्त मुकाबले में खड़ी है। इससे आप समझ सकते होंगे कि कितना बदलाव इस क्षेत्र के अंदर, खास करके पीर पंचाल के अंदर देखने को मिला है। जिस तरह अगर हम ऐसी विधानसभाएं की बात करते हैं जो बिल्कुल मुस्लिम बहु एरिया हैं, जिसमें सुरनकोट के लिए जहां आज मुश्ताक बुखारी साहब, आज उनका इंतकाल हो चुका है, वो वहां के कैंडिडेट और आज की तारीख में उनको विनिंग कैंडिडेट के तौर पर डिक्लेयर किया जा रहा है तभी एजेंसियों की तरफ से। इससे आप समझ सकते हो कि पहाड़ियों के एसटी का दर्जा देने के बाद बीजेपी को एक बड़ा फायदा जरूर पीर पंचाल के अंदर से देखने को मिला। खास करके जिस तरह मैं ये बता रहा हूँ कि आज 8 सीटों पर अगर बीजेपी कंटेस्ट कर रही है तो 8 की 8 सीटों पे वो मुकाबले में खड़ी है। इससे पहले इस तरह की चीज कभी पीर पंचाल के अंदर देखने को नहीं मिलती थी कि बीजेपी किसी कंटेस्ट में सामने भी होती थी। यही देखा जाता था नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवारों या पीडीपी के उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला देखा जाता था और बीजेपी को कहीं देखा भी नहीं जाता था। मगर ये पहला मौका होगा 2024 के इलेक्शन जहां 8
8 की 8 सीटों में हम इस वक्त ये कह सकते हैं कि बीजेपी कंटेस्ट में सातवें मुकाबले में खड़ी है। ये एक बड़ा बदलाव जरूर पीर पंचाल के अंदर देखने को मिला है। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया वो एक बड़ा फैक्टर जरूर माना जा सकता है इस वक्त पीर पंचाल के अंदर। विनोद जी, अब दूसरा सवाल ये भी बड़ा अहम है, डीलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद जो आकार विधानसभा हलकों का इस ट्विंस डिस्ट्रिक्ट्स में बना है, पुंछ और राजौरी में, क्या ये भी किसी तरीके से किसी को हेल्प कर पा रहा है, किसी सियासी जमात को? जी, डीलिमिटेशन की जहां तक बात करें, अगर मकामी लीडरों की हम बात करें, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, एनसी के हों, उस डीलिमिटेशन में कोई भी खुश नजर नहीं आया। खुश इस वजह से नजर नहीं आया क्योंकि पीर पंचाल का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें 2 असेंबली हल्के हमने बाहर निकाले, सुंदरबनी को निकाला हमने बीच से बाहर, एक ही वही असेंबली हल्का हमने बाहर निकाला, और 7 असेंबली हल्के हमने अनंतनाग के साथ पार्लियामेंट इलेक्शन में लगाए। इससे लोग यहाँ से खुश नहीं थे। उसके बावजूद भी बीजेपी के कहने पर उन लोगों ने वोट कास्ट जरूर किया। अगर डीलिमिटेशन की जहां तक बात करें, उसमें जिस तरह पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने अपने लोगों को खुश करने के लिए किया, उसके बाद कांग्रेस के लोगों ने इल्जाम लगाया, इस तरह इल्जाम जरूर चलते रहे, मगर डीलिमिटेशन की जहां तक बात है उससे लोग खुश इस वजह से नहीं थे क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन की अगर बात करें उसको अनंतनाग के साथ लगा दिया गया। कहाँ अनंतनाग, कहाँ राजौरी और कहाँ पुंछ। इससे पहले ये जम्मू के साथ होता था, और जम्मू के लीडरान की अगर हम बात करें, उन लीडरान का यहाँ आने जाने का दौर भी देखने को मिलता था। पीर पंचाल का और वादी का जो इलाका है, इसके बीच में एक बड़ी पड़ती है मुगल रोड। मुगल रोड 6 महीने के लिए बंद रहती है, और ये समझ के चले कि 6 महीने तक वो एमपी से, अगर मेंबर पार्लियामेंट से किसी को काम पड़ता है तो उसको वहां तक पहुंचना भी मुश्किल होगा। जम्मू तक आसानी थी। उसके जहां तक अगर बात करें, आज भी लोगों के अंदर उसको लेके खुशी नहीं है। आज भी लोग ये चाहते हैं दोबारा कि डीलिमिटेशन का अगर जो प्रोसेस बना था, जिसमें अनंतनाग के साथ राजौरी पुंछ को जोड़ा था, वो वापस जम्मू के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि 7 विधानसभाएं अगर देखी जाए, उसके साथ हमने जम्मू के अनंतनाग के साथ जोड़ दी, सिर्फ एक सुंदरबनी के बीच से बाहर हमने निकाल दी। उससे अगर डीलिमिटेशन की जहां तक बात करें, कोई भी सियासी पार्टी, जितनी भी सियासी पार्टियां, वो खुश नजर नहीं आई। आखिरी सवाल जमशीद, स्ट्रांग रूम के बाहर उम्मीदवारों के दिल की धड़कन तो तेज होगी, हार्ट बीट तो बड़ा ही होगा। बिल्कुल विनोद जी, स्ट्रांग रूम के बाहर अगर देखें तो हर शाम को हम देखते हैं कि लीडरान जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो शाम को स्ट्रांग रूम के बाहर नजर आते हैं। 2 दिन पहले भी अगर हमने देखा कि 2 बड़े लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिनमें बड़े इल्जाम लगाए थे स्ट्रांग रूम को लेकर, और थोड़ी देर बाद ही प्रशासन ने उनको साफ कर दिया था कि जिस तरह इल्जाम लगाए जा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि जहां मैं बैठा हूं, मेरे साथ बगल में ही है यहाँ स्ट्रांग रूम, इस वक्त जहां मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ ऐसा लग रहा है कि छावनी बनाई गई है, उसको पूरी तरीके से कवर किया गया है। मगर लीडरान के दिल की धड़कनें शाम को जरूर वहां देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो अंधेरा पड़ना शुरू होता है, लीडरान के आने का सिलसिला, और लीडरान इस बिल्डिंग को देख के जरूर ये सोच रहे होंगे कि 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद इस बिल्डिंग के अंदर से क्या निकल कर आता है, लोग किसको यहाँ का एमएलए बनाते हैं। ये चीजें लीडरान को इस वक्त भी खड़क रही हैं, क्योंकि इस बार पीर पंचाल के अंदर जिस तरह सियासी पार्टियों ने पहले दावे करती थी, कोई लीडरान कहता था इतनी सीटें लेंगे, इतनी 5 लेंगे, 4 लेंगे, इस बार किसी की तरफ से ये दावा नहीं किया जा रहा, क्योंकि इस बार वोटर ने लीडरान को भी दिखाया कि वोटर क्या चीज है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद। वोटर ने बड़ी खामोशी से वोट डाला, लेकिन स्ट्रांग रूम के बाहर उम्मीदवारों की धड़कनें, दिल की धड़कनें निरंतर तेज। और हम सीधे पहुंचते हैं राजीव साहब के पास। राजीव, आप हमें ये बताएं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी पहली जनसभा जो बनिहाल में की थी, वहां पर महाराजा हरि सिंह पर तंज कसा, वो आपको काफी डैमेज करेगा। साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर पर आपकी खामोशी ने आप पर कई सवाल दागे हैं। देखिए विनोद जी, राहुल जी ने जो भी वहां पे बोला, कोई गलत नहीं बोला, और ना ही कोई ऐसा जिसको इन्होंने, मतलब इनकी तो एक आदत है आईटी सेल की, उसको काट पीट के पेश कर देते हैं। आपके आईटी सेल पर सीधा हाँ, तो दूसरी बात यह है, राहुल जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक जिम्मेवार पोजीशन पे हैं, वो कभी ऐसी बात ना करते हैं ना वो कभी उनसे हमने सुनी। हमारा भी भारत न्याय जोड़ो यात्रा में उनके साथ रहा, भारत जोड़ो यात्रा में रहा, और कई दफ़ा इंटरेक्शन हुई, हमें कभी नहीं लगा कि उनकी बातों में ये है। लेकिन अब इनका अपना है ये वो बात नहीं कहेंगे। एक गाना मुझे याद आ रहा है, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा, ये वादा तेरा वादा,
इनके वादे ही वादे थे जिस पे जम्मू के लोग तो सीधे साधे भोले भाले अमेरिका जम्मू में बोलते कश्मीर हैं, की वो भी भाजपा जनता करती ने है। आप पे भरोसा किया था पहले 2 बारी। आज उन्होंने लो परसेंटेज में आपको बता दिया है कि हम आपके वादों में आने वाले नहीं हैं। सोहित जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से आपको बिल्कुल साइड लाइन किया गया, थोड़ी सी हमदर्दी पब्लिक से मिली होगी? देखिए जी, नेका भी इन्हें ऑन नहीं करती है, कांग्रेस भी इनको ऑन नहीं करती है। देखो विनोद जी, बात ऐसी है, हमें किसी की जरूरत तो है नहीं, भगवान की दया से जब से पार्टी बनी है तब से हम अकेले ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं। चाहे 2000 की बात कर लीजिए, तब भी हमने अकेला ही चुनाव लड़ा था, तब बाद में जाकर कांग्रेस के साथ हुकूमत बनाई थी। उसी के बाद 2014 में 2008 में जब फिर से अकेले चुनाव लड़ा तो बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ हुकूमत बनी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ हमारी जम्मू कश्मीर की जनता है और पूरा विश्वास है उन पे। तो आने वाला समय पीडीपी का होगा और अच्छा होगा, और पीडीपी का एक बहुत बड़ा रोल होगा इस। लेकिन ट्विंस जिले जिनको हम पीर पंचाल कहते हैं, वहां से आपके सभी पहाड़ी नेता आपको टाटा बाय बाय करते हैं, उसका कितना डेंट पड़ेगा? देखो बात ऐसी है, वर्कर का होना बहुत जरूरी है। वर्कर हमारे साथ है, नेता आते जाते रहते हैं, उनकी वो तो वक्त के साथ चलते हैं, लेकिन वर्कर जिसके साथ होगा उसके साथ पार्टी मजबूत रहेगी, इतना कहना चाहता हूँ। चलिए बलदेव जी, इनका आईटी सेल पर आपका आरोप है मैं कि वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, ये बंदा सीधा साधा। मेरे मुझे लगता है मेरे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरे मित्र सराफ साहब। इनकी बड़ी हिम्मत है कि जो राहुल गांधी जी जैसा इनको नेता मिला है और उसको डिफेंड करते हैं और उसके लिए बात करते हैं, इनकी भी बड़ी हिम्मत है आम आदमी। क्योंकि राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता पहली बार हमने देखे हैं जो पाकिस्तान में जाके कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं, अमेरिका में जाके वोट मांगते हैं। ये बात कहना कि अमेरिका में हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान में सिखों को गुरुद्वारा नहीं जाने देते, पगड़ी नहीं पहनने देते, वो भी बीजेपी लीड करती है। बनिहाल में जाके महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बोलते हैं और जम्मू में आके बोलते हैं कि हमने छुट्टी एग्जीबिशन करके दिलाई। तो इनका कसूर नहीं है, इनको नेता इनके ऐसे पल्ले पड़ गया है, बेचारे ढो रहे हैं, क्या करें, इनकी मजबूरी है, डिफेंड करना है। अब जहाँ ये थोड़ी बोलेंगे राहुल गांधी जी ने गलत बोला, तो मैं इनकी समझता हूँ बेहतर है इसके बाद। देखिए विनोद जी, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे अगर सुनिए, अगर कोई देखिए ना विनोद जी, सुनिए, आप भी यूनिवर्सिटी से पढ़े, हम इकट्ठे पढ़े हुए हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी इनवाइट करती है तो आपको क्या लगता है अमेरिका को पता नहीं इंडिया की क्या हालत है? क्या है? और सुनिए, क्या ये बोलने का हक क्या आपके यहाँ जम्मू किसी या इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में मिल सकता है? जेएनयू में मिल सकता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मिल सकता है, जामिया में मिल सकता है, कहीं नहीं मिलता। यहाँ बोलने का हक ही नहीं है। क्या ऐसी डिबेट हो सकती है कि प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाए और राहुल जी को बुलाया जाए, बोलो आओ इस मुद्दे पे बात करो? बुलाओ दोनों को। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ने बुलाया था तो राहुल जी ने ओके किया, और आपके जो थे मोदी जी आए नहीं। लास्ट में एक टाइम था पार्लियामेंट के टाइम। आप समझते हैं मोदी जी और राहुल गांधी की डिबेट में कोई मुकाबला है? सुनिए, कोई कंपैरिजन है? मुकाबला कर दो लो, बिल्कुल नहीं, आप कर लो, फेस ही नहीं कर सकते उनको। नहीं चलो अच्छी बात है, आप ये बात मान रहे हो, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में बिन बुलाए बिरयानी खाने तो प्रधानमंत्री जी राहुल जी बिन बुलाए तो नहीं गए ना। ये मणिशंकर अय्यर के बारे में हमारी घर में सुबह लड़ाई हो सकती है, हमारे घर में मतभेद हो सकते हैं, पर अमेरिका आप हिंदुस्तानी बन के जाते हैं, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ के विश्वास है वो। राहुल जी वो कैसे गलती कर सकते हैं? जब मणिशंकर करे तो करे, क्यों करे? एक लीडर है, ठीक है, कोई जिम्मेवार पोस्ट नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं, कोई पीसी प्रेसिडेंट, ठीक है, कांग्रेस के एक लीडर है, बोल दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, देश का स्वाभिमान है, और एक प्रधानमंत्री बिन बुलाए चले जाए। यही आपको मैं बात समझाने की बात कर रहा हूँ कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो वो कांग्रेस के नेता नहीं बन के जाते, वो हिंदुस्तान के प्राइम लीडर बन के जाते हैं। उसको हिंदुस्तान की बात तारीफ करनी चाहिए। एलओपी है वो, उसको वाजपेयी जी को भी कांग्रेस के नेताओं ने भेजा था कि जाओ बाहर जाके करो, हिंदुस्तान की वकालत की थी। आप लोग जाके अपने घर को, वहां कोई कमजोरी होती भी है तो हम लोग आपस में लड़ते हैं, लड़ना भी चाहिए। लेकिन अमेरिका में जाके, पाकिस्तान में जाके हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं, जैसे वहां इलेक्शन की कैंपेन कर रहे होते हैं। राहुल गांधी जी को इतना भी पता नहीं है, हम क्या कह सकते हैं? सबको पता है जो वर्ल्ड करते हैं ना, भारत के गुणगान करते हैं। 1947 में भारत जो है कि विकसित भारत होगा, इसकी बात करते हैं। भारत के लिए
वहाँ निवेश लाने की बात देखिए, करते हैं, विकसित भारत भारत एक का मान बरसात बढ़ाते के ऊपर नहीं चला हैं, विकसित और भारत। आपके नेता जो है एक- भारत में जाके सुनिए। भारत की बदनामी सुनिए, करते हैं। सुनिए। वो बोलिए, राहुल गांधी जी, मेरी बात सुनिए एक मिनट। बोलिए, राहुल जी। गांधी जब बाहर मेरी जाते सुनिए हैं बात, मेरी वो सुनिए। 100 कांग्रेस के नेता के मिनट नहीं अंग्रेजों जाते। के समय की बनाई मेरी बात पार्लियामेंट सुनो, आज तक लीक नहीं हुई। 140 करोड़ एक बारिश में लीक हो गई। मेरी आप क्या विकसित भारत की एक बात लाइन में करोगे? बात सुन लो मेरी। हैं? आप राहुल रास्ते में गांधी जी को कितने वीडियो सोशल मीडिया पे हैं। नहीं, एक एक बारिश मिनट। पड़ी तो सड़क ही निकल गई। जब आप आगे जाते हो, हजारों राहुल गांधी करोड़ों जी की को ये सड़कें- समझाओ कि जब आप बाहर जाते हो तो कांग्रेस के नेता बन के नहीं, आप देश के जिम्मेवार नेता बन के आते हो। 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने जाते हो, ये एक तरह से समझा देना उनको। मैं आपको ये बात क्या मैं तो नहीं, देखो जो सच उनको पता, वहाँ के जो जर्नलिस्ट नहीं पता उनको ना, ये तो पता उनको सब पता है इंडिया में उनके क्या मन में होता है। मोदी आ जाता है, उनको मोदी सब डर पता है आया इंडिया था। में क्या होता है। वहाँ के जर्नलिस्ट ऐसे नहीं है। यहाँ के आपके नेशनल मीडिया वाले गए थे तो उन्होंने टाइम ही नहीं दिया। हमारा नेशनल मीडिया जो है 161 वाले रैंक पे है वर्ल्ड में। तो ये बताओ 180 में 161 रैंक है तो क्या इनकी रह गई? उससे यानी सोशल आप मीडिया आगे चल मीडिया- रहा है। आप मीडिया पर भी- नेशनल मीडिया जो है नेशनल वाले, बहुत सारा अब मैं खुद ही मीडिया बोलूं तो फिर आपको और बहुत तकलीफ सारा होगी। मीडिया, बहुत सारी चलिए एजेंसी। चलिए, इस वक्त शिल्पा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिल्पा शर्मा हमारे जम्मू से हमारी संवाददाता है। शिल्पा, आप मुझे सुन पा रही हैं? शिल्पा, आपकी आवाज नहीं मेरे तक पहुंच रही है। जी जी शिल्पा, आप इस वक्त कहाँ पर हैं? और अगर स्ट्रांग रूम के पास हैं, दो ही जगह पे हैं, मौलाना आज़ाद MM कॉलेज और दूसरा है पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो क्या वहाँ का नज़ारा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से MM कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है वो स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सुरक्षा जो है वो तैनात कर दिया गया है और 24 घंटे तक CCTV कैमरा और साथ ही साथ सुरक्षा बलों की निगरानी में जो है वो ईवीएम मशीन को रखा गया है। देखिए ड्रोन के माध्यम से भी इस समय जो है वो निगरानी की जा रही है और 8 अक्टूबर को जो है वो मतगणना होनी है, जिसको लेकर इस समय आप देखिए कि हर एक कैंडिडेट के दिल की धड़कनें जो है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। शाम की बीते रात की बात करें तो बीती रात 7 बजे से ही जो है ईवीएम मशीन को स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचाया गया है, जहां पर SSP जोगिंदर सिंह और साथ ही साथ DC भी वहां पर जो है वो दौरा करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और लगातार इस समय अधिकारी की अगर मैं बात करूं तो कुछ ही समय पहले जो है वो DYSP सिक्योरिटी RS कोतवाल, रविंदर सिंह कोतवाल ने भी दौरा किया, समीक्षा ली और लगातार वहां पर अधिकारी जो है MM कॉलेज हो गया या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, वहां पर अधिकारी पहुंच रहे और स्ट्रॉन्ग रूम का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी छेड़खानी जो है वो मशीन के साथ ना की जाए और 8 तारीख को जो है वो मतगणना तरीके से जो है वो संपन्न हो। बिल्कुल शिल्पा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने लोकसभा के चुनावों में देखा था कि चौधरी लाल सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उधमपुर से, कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो मॉनिटर करते थे, उनके लिए व्यवस्था की गई। क्या यहाँ पर उम्मीदवारों के लिए कई ऐसी व्यवस्था की गई है कि वो भी चेक कर सके कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट तो नहीं हो रहा है? ऐसी कोई व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से? देखिए फिलहाल इस समय अगर मैं जानकारी की बात करूं तो इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे पॉलिटेक्निक कॉलेज और MM कॉलेज में जहां पर हर एक व्यक्ति से कार्ड मांगा जा रहा है और कार्ड मांगने के बाद ही उन्हें जो है वो अंदर इजाजत दी जा रही है। हालांकि देखिए जब मतगणना होती है तब तो वहां पर पार्टी के जो है वो वहां पर मौजूद रहते हैं, लेकिन उससे पहले की अगर बात करूं तो फिलहाल आज सुबह जब हमने वहां पे दौरा किया था, जब वहां पे गए थे तो वहां पर इस प्रकार की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से वहां पर उम्मीदवार हो गया या फिर उनके जो भी उनके साथ है वो वहां पर किसी प्रकार का कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और फिलहाल अभी तक जो है इस प्रकार की कोई भी जानकारी जो है वो सामने नहीं है, लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उससे कार्ड पूछा जाता है, अगर उसके पास कार्ड नहीं है तो अंदर जाने की इजाजत जो है वो उसे नहीं दी जाती। शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव सीधा ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए। चलिए हम बशीर साहब के पास चलते हैं। बशीर साहब, आप में और कांग्रेस के बीच में इख्तलाफ अभी से शुरू हो चुके हैं, तो अगर कुछ ऐसा मैंडेट आता है तो क्या बनेगा आप दोनों की दोस्ती का? बिल्कुल किसी जगह पे भी कोई इख्तलाफ नहीं है। जब एक घर में 2-3 हिस्सेदार हूँ तो कुदरती बात है, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, इनको मायने लिया जाना चाहिए। जब अलायंस हुआ था तो सोच समझ के अलायंस किया है और अलायंस के बाद अब चूँकि जो बक्से बंद हो गए हैं, मशीनें बंद हो गई हैं, अब मज़े की बात तो ये थी कि आज शाम को रिजल्ट आना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये भी हमको 5 को आना था रिजल्ट। चलो 5 को ही सही, 2 दिन हमारा इंतजार और 3 दिन बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि लगता था कि भाई इनको जम्मू कश्मीर के चुनाव से वहाँ असर पड़ना था,
तो मैं समझता हूँ कि शायद अगर कोई समझता है कि लोग नहीं समझते हैं, तो मैं समझता हूँ लोग समझते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट करने वाले नहीं समझते हैं कि लोगों का मिजाज क्या है। जी। आज जब हम ये बहस कर रहे हैं, 8 को रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आपको लगेगा कि रिजल्ट लोगों के जो तासीरात हैं वो सामने आ जाएंगे, उसके बाद आपके साथ में बैठ के बहस करूंगा अगर मौका दिया आपने। लेकिन मैं ये कहना, आपको अवसर दिया जाएगा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जी, कि जितना झूठ बीजेपी बोल सकती थी इस इलेक्शन में उन्होंने बोला, और 2010 के बाद 2014 के बाद झूठ बोलने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने सिर्फ सच्चाई बोली। एक मिनट मैं आपको बताता हूं, हम सच्चाई देंगे, फैसला लोग करेंगे। कहां से देंगे पता है, फैसला वो करेंगे लोग जो सच्चाई है या झूठ है। मुझे बताइए, आतंकवादियों को महंगाई के छोड़ेंगे, ऊपर कैसे बात छोड़ेंगे नहीं पता नहीं। करते, महंगाई के ऊपर बीजेपी वाले बात नहीं करते। सच बोला। अच्छा, महंगाई के ऊपर जब बात नहीं करते तो ये नहीं कहते हैं कि बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, नहीं बोलते। बशीर साहब एक बात बता हाँ, फिर बोलते हैं आतंकवादियों को जेलों से वापस लाके जम्मू में उनको नौकरियां कैसे दोगे, कैसे छोड़ोगे, कौन सी पावर है आपके पास? कौन सी पावर? जो आतंकवादी राजस्थान जेल में बंद है, महाराष्ट्र जेल में बंद है, यूपी में बंद है, आपने बोला उनको वापस लाएंगे, उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, कैसे लाएंगे आप? क्या लॉजिक था उसके पीछे? उनको नौकरियां भी देंगे, स्टेटहुड वापस लाएंगे दर्जा, तो क्या है आपके पास? बता देना कैसे लाएंगे। अगर आप मुझे पता चल जाए कुछ कितना झूठ बोला सच बोला, सुन लीजिए, क्या कैसे ला सकते हो? दावे से कह सकता हूं कि किसी भी मिलिटेंट के भाई को मिलिटेंट की सजा नहीं दी जा सकती। आतंकवादी, टेररिस्ट, मिलिटेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि डोजर नहीं करना चाहिए। आप ये क्यों नहीं सुनने के लिए? कैसे लाओगे उनको? इसलिए लाएंगे कि क्योंकि आपने पावर आ जाएगी रखा उनको, आप कोर्ट को नहीं मानेंगे और उनको वहां से गाड़ी भेजोगे, वो वहां से लेके आ जाएंगे। क्या पावर आएगी? कौन सी ट्रेन भेजोगे जिससे आतंकवादी वापस आ जाएंगे, मिलिटेंट वापस आ जाएंगे? हो गया ना? आप उनको नौकरी दे देंगे, वो कैसे दे देंगे? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप उनको आप कैसे कर देंगे? आप स्टेटहुड कैसे दे देंगे? स्टेटहुड हम देंगे, जितना मर्जी रोते रहो मिलिटेंटों के लिए, जितना मर्जी रहोगे उतने ही लोग समझेंगे। अब तो कश्मीर में भी लोग आपको नहीं लगा रहे। मैं कह रहा हूँ आपको, अब वो समय खत्म हो गया। अब कश्मीरी चाहते हैं कि हम पीसफुल रहना चाहते हैं, हम आतंकवाद नहीं चाहिए, हमें यहाँ रोजगार चाहिए। कहते हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो गई, अभी कल ही एनकाउंटर चल रहा है, ये कहते हैं 5 अगस्त के बाद मिलिटेंसी खत्म हो गई। छोटे मोटे चेले आपके बच्चे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे, चिंता नहीं करो आप। वो तो 20 साल तक चलेंगे। बशीर साहब कितना संगीन आरोप लगाया है बलोरिया साहब ने, छोटे मोटे चेले आपके बच्चे वही कर रहे हैं। बात यह है कि इन लोगों को यह समझ आएगा, कह रहे वो भी खत्म हो जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्बानी दी, तब बीजेपी कहीं नहीं थी जी। जब हमने आपने लाए, आपने ट्रेनिंग करने के लिए रिकॉर्डेड है। फारूकुल्लाह जी ने कहा, फारूकुल्लाह ने कहा मैं जेके आलम का फाउंडर मेंबर हूँ, ये रिकॉर्डेड है, इसमें रिकॉर्डेड है। ये कहीं नहीं थे, जेके आलम के मेंबर रहे हैं फारूकुल्लाह जी। 1990 से लेके 1996 तक। चलिए बशीर साहब से एक सवाल, बशीर साहब एक सवाल आपसे। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि जो लाइन कांग्रेस और एनसी ने टो की है वही हमारी लाइन है, उसके बाद आपको सफाई देनी पड़ती है, उसके बाद आपको सफाई देनी पड़ती है। वो मोदी जो इनका फिक्स में, जो मोदी जी यहाँ कहते हैं वो कहते हैं इधर से दे ताकि हम बचें। नहीं तो हमारी कोई दोस्ती उनके साथ नहीं है। मोदी जी और उनकी दोस्ती है, जो बिरयानी खाने के लिए ऐसे ही बना बयान ठोको एक ताकि हम बच जाएं, लेकिन बचे नहीं। आपको टाइम नहीं मिला। जम्मू कश्मीर कोई अखाड़ा नहीं है जी, ये खासकर मैं पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ, और खासकर जो पाकिस्तान 370 की बात करती है उनके साथ नहीं है जी। हमारा जम्मू कश्मीर है, हमारे इख्तियार है, हमारा हक है, हमारा आंदोलन है, हम खुद लड़ेंगे और हम अपने घर में हैं और हम भारत के साथ मिलकर चल रहे हैं। आप ड्यूल करेंसी की बात करते रहे, आज आप कह रहे हैं ऐसी है जम्मू कश्मीर के व्यापार को बढ़ाना है, उसके लिए उधर से मिलिटेंट लाने हैं। क्या बात है, क्या बात है। इसकी तरफ आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आतंकवाद लखनपुर का टोल टैक्स खत्म करके अपने लोकल व्यापार को खत्म करती है, लोकल चलिए ये कहना चाहता हूँ। सोहेल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बलोरिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शेख बशीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अशरफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।